लंबी गहरी सांस लेंगे। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वापस में रख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कल हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, दिनचर्या के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या क्या होती है और कैसे कैसे ऋतुचर्या को हमें फॉलो करना चाहिए, कितनी प्रकार की ऋतुएं होती हैं और उसमें किस तरीके का खान पान, आहार विहार हमको रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वस्थ व्यक्ति को की रक्षा करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है उसके स्वास्थ्य को चिकित्सा देना, उसके रोग को चिकित्सा दे करके सही कर देना। ठीक है, तो ये इसके लिए ही क्या हमने ऋतुचर्या और दिनचर्या का निर्माण किया था। तो दिनचर्या तो हमने पढ़ ली, कैसे क्या करना है। अभी ऋतुचर्या का भी विधान बताया गया कि कौन सी ऋतु है, इसमें क्या खाना पीना है, किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, किस तरह का आचार विचार रखना है और किस तरीके से फॉलो करना है ऋतु के अनुसार हमको, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, अब हमारे को बताया गया है कि हमारे पास जो हमारा काल है उसको किस टाइप में डिवाइड किया गया है कि हमारे पास वर्षा है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म है। ये हमारे पास 6 ऋतुएं हैं। भारत में पूरी 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, अब ये 6 ऋतुओं में हमें अपनी किस प्रकार की ऋतुचर्या रखनी है कि हम बीमार ना हो, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो भी हमें वो ठीक हो जाए। अब इन सब में अलग अलग तरीके से हमें कैसे कैसे अपने आप को मैनेज करके चलना है कि मानव को किस प्रकार से रहना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। सर पीपीटी शो ही नहीं हो रही है। सर पीपीटी नहीं दिख रही है। नहीं सर। अगर हम उसी प्रकार से पालन करते हैं कि जैसे बताया गया कि ऋतुचर्या में ऐसे ऐसे फॉलो करना चाहिए, अगर हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और विधि पूर्वक और नियम पूर्वक रहते हैं, रोग के होने की शंका होती ही नहीं है। और अगर जैसे कि हम कहते हैं मौसमी बीमारियां हैं, मौसम की सीजनल डिजीज, वो नहीं होंगे आपको। उसको होने से आप बच जाएंगे क्योंकि आप ऋतु के अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं। ऋतु के अनुकूल आपका आचार विचार है, ब्राह्मण है, व्यवहार है, तो फिर आपको जो मौसमी बीमारियां होती हैं ये नहीं होने वाली हैं। ठीक है, और मौसम के बदलाव के साथ ही हम अपने खान पान में बदलाव करें। इसी को हम क्या कहते हैं? ऋतुचर्या कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी आती है शिशिर ऋतुचर्या, कि जो शिशिर ऋतु है हमें उसमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कैसा खान पान रखना चाहिए, कैसा आचार विचार करना चाहिए। तो जो शिशिर ऋतु है वो क्या है? माघ और फागुन के बीच में हमारा आता है। जनवरी से फरवरी के बीच के जो 2 महीने होते हैं ये शिशिर ऋतु होते हैं। मतलब ठंड जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है धीरे धीरे। ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं होती है। अब ये वाली ठंड जो है हमारी बढ़िया, जब जनवरी के 10-12 दिन निकल जाते हैं तो जो टाइम होता है उसके बाद में फिर वो ठंड बहुत तेज कड़कड़ाने वाली ठंड नहीं रह जाती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। पर हमें उसमें किस प्रकार का खाना पीना खाना चाहिए और कैसे विचार करना चाहिए वो हमें देखना है। तो समय मैंने बता दिया आपको क्या रहता है। माघ और फागुन का महीना रहता है। संभावित जो हमारा ये वेग है वो ये रहता है कि अधिक भूख लगेगी आपको, होठ आपकी त्वचा, अगर विवाइयां आपकी जो स्किन है, मेनली क्या है, स्किन रफ रहेगी, और जो क्या बोलते हैं, होठ सूखे। नहीं तो सर मुझे तो नहीं शो हो रही है।
कविता जी, आपको हो रही है क्या पीपीटी? आपकी वीडियो? मुझे तो नहीं नहीं, ये सर की पीपीटी दिखाई दे रही है आपको, जिसमें लिखा हुआ होता है यस सब? मैम, दिखाई दे रही है। अच्छा, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। अब तो सर ने आपने लेफ्ट भी कर दी। मैम, अब नहीं दिखाई दे रही। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो सर्दी का जो रूखापन होता है वो रहता है, और इस टाइम पे रूखापन, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, दमा इत्यादि ये सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमारा पथ्य व्यवहार क्या है कि हमें क्या सेवन करना चाहिए? पथ्य में लेने योग्य कि क्या हमें लेना है, वो वाला व्यवहार। ठीक है, तो इसमें विविध प्रकार के लड्डू, पाक, अदरक, लहसुन की चटनी, जिमीकंद, पोषक आहार आदि सेवन करने चाहिए। इसमें मीन्स क्या है कि जिसकी भी तासीर गर्म है, गर्म तासीर वाली चीज जो हमें अंदर से उष्ण रखें, और प्लस जो स्निग्ध है, मतलब जो चिकनापन लिए हुए हैं, जिसके अंदर अभी जो आप हम पाक और लड्डू वगैरह खाते हैं, इसमें क्या होता है, घी होता है, ये स्निग्ध होते हैं। तो ये हमारे अंदर से भी जो ऑर्गन्स है उनके अंदर रूखापन नहीं लाते हैं, उसको भी मॉइस्चराइज रखते हैं, उनमें भी नमी बरकरार रखते हैं, स्निग्धता रखते हैं, ताकि कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं होती हैं, और अंदर से क्लिनजिंग प्रॉपरली होती रहती है। ठीक है, दूध का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। इस मौसम में दूध बहुत ज्यादा फायदा करता है। तेल मालिश, धूप का सेवन, गर्म पानी का उपयोग करें। गर्म पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, नहाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी हो रहा है, वो और भी ज्यादा खुश्किल आएगा। थोड़ा गुनगुना पानी हमें नहाने के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, पीने के लिए भी हमें हल्का गुनगुना पानी, या कभी कोई पेन वगैरह है तो थोड़ा तेज गर्म पानी भी हम उसे यूज कर सकते हैं। ऊनी और गहरे रंग के वस्त्र, जूते मुझे और शरीर के रखना चाहिए, क्या पहनने हैं? गहरे कलर के, बस गहरे कलर क्या, वो जैसे सोखते ज्यादा है ना, जो होता है डार्क कलर, गहरे कलर के कपड़े पहने और ऊनी कपड़े पहने, और जूते मोजे हमेशा पहन करके रखें, ताकि अपनी स्किन को जितना आप ढक के रखोगे वो उतनी अच्छी रहेगी, और आपको ठंड भी लगे नहीं लगेगी। अब अपथ्य आहार विहार क्या है, क्या चीज का सेवन नहीं, हमें नहीं करना चाहिए? इसमें बरसात और ठंडी हवाओं से बचाव की, तेज एकदम ठंडी हवा है उसमें आपको नहीं जाना है। बारिश जो इस मौसम में हो रही है वो बहुत खतरनाक है, वो बीमार कर देगी आपको, उससे में नहीं आपको जाना है, उससे बचाव है। हल्का, रूखा और आयुवर्धक आहार, वायुवर्धक आहार न ले। हल्का खाना नहीं खाना है हमें, मतलब हैवी डाइट होनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। जो हल्का होगा फूड, तो आप फटाफट से खाए, फटाफट से पच गया, और फिर वो बॉडी के अंदर नहीं बना के रख पाएगा बॉडी। ठीक है, खाना ठीक में अपन लिए होना चाहिए हमारा, और वायुवर्धक नहीं होना चाहिए, जिससे कि गैस वगैरह बने, वायु बने, ऐसा खाना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद ऋतु ना इसमें सर्दी है ना इसमें गर्मी है। और वो तो था कि गर्म, अभी सर्दियां हैं पर सर्दियों का प्रकोप थोड़ा सा कम होता जा रहा है, और गर्मी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की की आनी फरवरी में स्टार्ट हो जाती है। तो बसंत ऋतु में क्या है कि चैत्र और बैसाख के महीने में आती है, मतलब मार्च और अप्रैल के महीने में। और इसके अंदर संभावित रोग क्या होते हैं? दमा है, खांसी है, बदन दर्द है, बुखार है, मचलाना है, बेचैनी है, भारीपन है, भूख नहीं लगना है, अफरा है, पेट में गुड़गुड़ाहट, कब्ज, गैस में दर्द, पेट में, पीड़ू में दर्द, कीड़े वगैरह, इस तरीके के विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ सर्दी तो चली जाती है, गर्मी रहती है, तो जो अगर हमने खाना पीना वो इस शिशिर ऋतु वाला रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हमारे को यही सारी प्रॉब्लम, खतरा रहता है। अगर आपने नोटिस किया होता तो जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, मार्च का जो मेन मंथ होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जगह जगह आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। मार्च के महीने में सरसों भी फूलती है, तो उसमें देखा होगा ब्लैक कलर का एक छोटा सा कीड़ा होता है, जो वो हर जगह पे घूमता है। अगर आपने येलो कलर के कपड़े पहन लिए तो वो सब आके चिपक जाता है। तो बहुत तरीके के कीड़े कीटाणु इस टाइम पे उड़ रहे होते हैं, तो इस तरीके की बीमारियां होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो हमें उस समय में अपना बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ऋतुचर्या का नीड है कि हमें ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए। पथ्य व्यवहार, आहार विहार क्या है इसमें कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, उसमें है पुराने जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि धानों का आहार श्रेष्ठ है इस टाइम पे। जो पुराना, जो भी गेहूं ज्वार वगैरह है, नए को नहीं खाना हम प्रेफर करते हैं। हम 1 साल 2 साल वाला जो पुराना होता रखा हुआ वो वाला खाते हैं, वो ही ज्यादा बढ़िया रहता है। मूंग, मसूर, अरहर और चने की दालें, मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया आदि का सेवन इस टाइम पे हितकारी होता है। मतलब ये हल्की
चीजें हैं कंपेरेटिवली उस टाइम से जब हम शिशु ऋतु का भोजन ले रहे थे। तो ऐसा वाला खाना हमें खाना चाहिए। वमन, जलनेति, नस्य, कुंजल आदि इस टाइम पे बहुत हितकर होते हैं। मैंने बताया ना कि ये इस टाइम का जो मौसम होता है वो इन सब वमन विरेचन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी डिटॉक्स हो जाती है इस टाइम पे। ठीक है। परिश्रम, व्यायाम, उबटन, आंखों परिश्रम, व्यायाम, उपटन और आंखों में अंजन का प्रयोग इस टाइम पे हितकर होता है कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आप उपटन लगा रहे हैं शरीर के ऊपर, जैसे मैंने उस दिन बताया था, और आंखों में अंजन लगा रहे हैं, अंजन की क्रिया कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका बहुत ही आराम पड़ेगा आपकी बॉडी को। शरीर पे चंदन और अगर का लेप लगाना बहुत हितकर होता है। तो अगर शरीर पे आप चंदन वगैरह लगा रहे हैं तो बढ़िया रहता है वो। शहद के साथ हरड़ का प्रातःकालीन जो सेवन है सूर्योदय से, वो बहुत ज्यादा हितकर है। और सूर्योदय से पहले उठकर योगासन करना और मालिश करना हितकर रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम से बढ़िया रहती है, टोन्ड हो जाती है। और सुबह प्रातःकाल अगर हम उठेंगे और उठ के शहद और हरड़ लेंगे तो जो पेट से होने वाली बीमारी है, जितना का अभी पीछे बताया है ना कि पेट में अफारा, गैस, खट्टी डकार और ये सारी चीजें जो हैं, तो वो सब नहीं होंगी अगर हम ये हरड़ के साथ शहद का प्रयोग करेंगे तो। और शहद ताकत भी देता है हमारे को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इसके साथ में अगर सूर्योदय से पहले उठ के योगासन, व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब हम इस मंथ में, अगर आपने देखा हो तो मार्च अप्रैल में हमेशा नवरात्रि आती है। तो नवरात्रि क्यों करते हैं हमारे यहाँ? जो व्रत त्योहार का वो है, वो क्यों है, क्यों ऐसे 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 आता है कि सर्दी गई तो गर्मियां गई तो फिर नवरात्रि आई, फिर उसके बाद नवरात्रि के बाद में सर्दियां चालू होती हैं, फिर जब सर्दियां गई, गर्मियां आने लग रही हैं, तो फिर नवरात्रि के व्रत हैं। फिर क्योंकि जो हम आहार अब तक खा रहे थे, अब आप उसको स्टॉप कर दीजिए, अब आप लीजिए, अब आप करिए व्रत, ताकि जो आपने अब तक खाया है और जो आने वाला टाइम है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है ना? उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कैसे हम बता रहे हैं कि पहले हमने हैवी भोजन ले रहे थे, स्निग्ध भोजन ले रहे थे, पाक, लड्डू वगैरह ये सारी चीजें खा रहे थे, अब हमने स्टॉप कर दिया। अब हमें घी वगैरह की, तुरई की सब्जी है, अरहर मूंग की दाल है, चने की दाल है, चौलाई है, बथुआ पालक वगैरह, ये सब हल्के हल्के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाने चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर सुपाच्य रहे, हीमोग्लोबिन अच्छा बने, क्लोरोफिल जाएगा, विटामिन सी जाएगा, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देगा। तो हमें इस तरीके से इन सब चीजों को इंक्लूड करना है, उन सब चीजों को हटाना है। तो इसलिए हमारे यहाँ था व्रत का विधान। तो हम क्या करते थे, व्रत करते थे, और व्रत के बाद जो खाना चालू करते थे वो इस डाइट पे आते थे। व्रत से पहले इस डाइट पे रहते थे, व्रत के बाद उस डाइट पे आते थे। तो ये एक जो बनाया गया था ना, ये व्रत का सिस्टम, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक है कि आपने व्रत किया, किस प्रकार का किया, कैसा आहार लिया, आपने फलाहार लिया, आपने रसाहार लिया, आप उसमें एक टाइम भोजन कर रहे हैं, या आप उसमें जिस भी तरीके का खाना ले रहे हैं वो स्वादहीन ले रहे हैं, या नमक के बिना ले रहे हैं, या बिना तेल का, मिर्ची का ले रहे हैं, तो आप कैसा भोजन खा रहे हैं, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ताकत आती है आपके अंदर। ठीक है? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे यहाँ व्रत का विधान हुआ करता था। और बहुत साइंटिफिक तौर से व्रत किए जाते थे। ऐसे ही नहीं कि सारे दिन पकवान बना रहे हैं और उसको खा रहे हैं, अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये खाना है, नहीं। इसीलिए जो पहले के जमाने में अगर देखा हो, पहले का टाइम जो हुआ करता था, तो उस टाइम खाने का भी टाइम था कि व्रत किया है तो सुबह से लेके इस टाइम तक यही आपको लेना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ नहीं जी, हम किस पे व्रत कर रहे हैं, हम 2 लौंग के जोड़े पे व्रत कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ वो पानी पीते थे, केवल पानी के ऊपर व्रत करते थे, तो पूरी बॉडी, उनकी होल बॉडी डिटॉक्स हो जाती थी और तैयार हो जाती थी अगले वाली ऋतु के लिए। तो ये कारण है कि हमें इस तरीके से व्रत और साइंटिफिक तरीके से जो फास्टिंग की जाती है, तो वो आपके शरीर में होने वाले टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, आपके जो एक्स्ट्रा बेकार सेल्स होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले होते हैं उनको खा जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्रत हमेशा रखते हैं उनको उनके ये जो कैंसरस सेल होते हैं, बेकार सेल्स होते हैं, उनको बॉडी की अच्छी सेल्स खा जाती हैं, इन बेकार सेल्स को खत्म कर देती हैं, और आपको इस तरीके की बीमारियां नहीं आती हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रथा थी कि इस तरीके के व्रत सबको करने अनिवार्य होते थे। ठीक है ना? इसका रीजन ये है, हमें हर चीज को साइंटिफिक तौर पे समझना चाहिए कि कोई ऐसा ही नहीं है कि व्रत करना ये दकियानूसी बातें नहीं है, और केवल आध्यात्म नहीं जुड़ा इससे। आध्यात्म के साथ में इसमें तपस्या और तप तो ऐड है ही,
वो तो आपकी ऊर्जा एनर्जी को बढ़ा रहा है, वो तो आपके जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बढ़ा रहा है। उसके साथ में जो ये भोजन है वो आपके स्वास्थ्य को बढ़ा रहा है, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया ही है। अगर काया निरोगी होगी तो तभी आप बाकी की चीजें कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आया हमारा कि हमें अपथ्य आहार हमारा क्या है। तो अब हमें ऐसा कौन सा खाना है जो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम उसके ऊपर देखते हैं कि जो अपथ्य आहार के अंदर आया है, नया अन्न, ठंडे और चिकनाई युक्त भोजन, भारी खट्टे और मीठे आहार, द्रव्य दही, उड़द की दाल, आलू, प्याज, गन्ना, नया गुड़, भैंस का दूध और सिंघाड़े का सेवन अहितकर है। मतलब ये हमें इस टाइम पे नहीं खाने चाहिए। ये जितनी भी चीज आई हैं ये अहितकर होती है, उस टाइम वो हमें पाचन सुपाच्य नहीं है हमारे लिए, इसलिए उनको उस टाइम पे खाना ठीक नहीं बताया गया है। दिन में सोना और एक साथ लंबे समय तक बैठना अहितकर होता है, कि आप लंबे समय तक सिटिंग ना करें, बैठे हुए 1 घंटे 2 घंटे बैठे, फिर उसके बाद उठ करके थोड़ा सा घूम लिए, चल लिए, फिर लिए, हम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, बॉडी को मूव कर लिया, घूम फिर लिए, फिर वापस आके अपना बैठ के कुछ काम करने लगे। जो भी वर्किंग आवर्स है, अगर हम वर्किंग है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक जगह बस बैठे रहना कि आके आप अपनी सीट पे बैठकर 8 घंटे और 10 घंटे तक वहां बैठे रहे, बस आप उससे उठे ही नहीं, वो लंबा जो बैठना होता है वो बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद में तो आप इतने थक जाओगे कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, कि आप बैठे बैठे ही थक गए। तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु, कि इस ये तो हो गई हमारी शिशिर ऋतु और उसके बाद बसंत ऋतु। अब आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु, कि ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, कौन से महीने होते हैं। तो इसका समय होता है जेठ और आषाढ़ का मास, जो कि हमारे हिंदी महीने के अनुसार है मई जून। ये हमारे होते हैं इसमें गर्मी के महीने, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है। संभावित इसमें रोगों के होने की क्या संभावना, रूखापन आ जाता है, दौर्बल्य मतलब दुर्बलता आ जाती है, लू लगना, खसरा, हैजा, चेचक, दस्त, बुखार, नक्सीर, जलन होना बॉडी के अंदर, प्यास बहुत लगना, पीलिया होना, यकृत के विकार होने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर आपने अपना खाना पीना नहीं चेंज किया तो ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, ठीक है ना। क्योंकि खाना पीना आपको कैसा रखना है, उस टाइम पे हमने क्या खाया, अब हमें तली भुनी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है, हमें बिल्कुल हल्के भोजन के ऊपर आ जाना है, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, हमें ज्यादा पानी वाली चीजें लेनी है, हमें ठंडी तासीर वाली चीजें लेनी, ताकि हमारी बॉडी इसमें ठंडी रह सके। हमें क्योंकि इसमें जलन भी हो रही है बॉडी के अंदर, गर्मी ऑलरेडी बाहर बहुत है, और अगर आपने गर्म खाना खा लिया, गर्म चीजें खा ली, गर्म खाना मीन्स गर्म से नहीं है यहाँ पे, उसकी तासीर अगर गर्म है तो वो बहुत आपको नुकसान करने वाला है। नए अन्न वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं, जो पहले ही मना कर दिए गए कि आपको खाने नहीं चाहिए। खसरा वगैरह इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, ये फैलते हैं, चेचक है, दस्त है, गर्मी से इस तरीके के कीटाणु हो जाते हैं कि बहुत जल्दी ये बैक्टीरियल और फंगल डिजीज हमारे को लग जाते हैं। यकृत के जो भी है हमारे जो हमारे लिवर रिलेटेड डिजीज है वो भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें भी ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा बार बार प्यास लगना है तो ऐसा हो सकता है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है, शायद आप अपने बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को नहीं बना के रख पा रहे हो, यकृत के विकार हो जाना, आपको पीलिया हो जाना, ये सब क्यों है, क्योंकि आपका लिवर प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जो डिटॉक्स का समय आया था, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु से पहले बसंत ऋतु आया था, हम जिसके अंदर सारी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते थे व्रत करके, ये कुंजन वगैरह वमन विरेचन करके, तो वो हमने किया नहीं। तो फिर इस मंथ में ये बीमारियां होनी बहुत ज्यादा इनका खतरा रहता है, कि अगर हम कर लेते तो बहुत ज्यादा चलता है। इसलिए हल्के भोजन लेने चाहिए, मीठे हल्के मीठे हों वो, चिकनाई वाले पदार्थ हैं आपके पास नहीं लेने चाहिए हमें, बहुत हल्का चिकना हो, मतलब ज्यादा चिकना नहीं, ठंडे पदार्थ होने चाहिए। चावल ले सकते हो आप, जौ ले सकते हो, मूंग ले सकते हो, जौ बहुत ठंडा होता है, ठीक है, चावल भी ठंडे में आता है, जौ है आपके, मूंग है, मसूर की दाल है, बहुत हल्की होते हैं मूंग और मसूर की दाल, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। दूध है, शरबत है, दूध और का दही की जो लस्सी है वो ले सकते हैं, जो हम फेंटते हैं जब दही को, और वो छाछ और मट्ठा फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, जब उसका घी निकल जाता है अलग, तो जो उसके बिलोने से जो उसकी तासीर चेंज होती है और उसके अंदर जो ताकत आती है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होती है और ठंडक रखती है वो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और फलों के रस हैं इसमें तरह तरह के, सत्तू है, छाछ है, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यह सब हमारी बॉडी को ठंडे रखने के लिए बेहतरीन रोल
करते हैं। आप संतरा, नींबू, अनार, खरबूजा, तरबूज, शहतूत, गन्ने का रस, गन्ना, नारियल पानी, जलजीरा, कच्चा आम, प्याज। प्याज किस लिए? लू नहीं लगती है प्याज से, है ना। प्याज का रस भी बहुत फायदेमंद होता है, तो हम मेडिसिन के तौर पे जब इसे देते हैं बहुत ज्यादा फायदा करता है। कच्चा प्याज भी अगर आप उसमें सलाद में साथ में खाते हैं और बाहर जाते हैं तो लू नहीं लगती है। कच्चा आम का पन्ना वगैरह बना के कैरी का जब हम यूज करते हैं, कच्चे आम की सब्जी के रूप में यूज करते हैं, सब्जियों में ऐड कर देते हैं थोड़े खटाई के रूप में, तो वो हमारे बॉडी मतलब हमारे खाने को सुपाच्य भी बनाता है और लू वगैरह भी हमें नहीं लगने देता है। सूर्योदय से पहले उठना और ऊर्जापान करना हितकर है। इसमें गर्मियों में तो हमेशा जो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो सुबह जल्दी उठ जाएं और ऊर्जापान हमें करना चाहिए। पानी पीना ही पीना चाहिए ताकि बॉडी पूरे दिन के लिए डिटॉक्स कर देती है। उस टाइम पे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। सुबह टहलना, 2 बार स्नान, मतलब शाम को भी आप नहा धो लें। जैसे कि आपने कुछ भी हैवी जिम किया है, एक्सरसाइज किया है, खेल कूद के आए, बाहर से चल के आए, तो जितने भी पसीने और पसीने से होने वाले जितने कीटाणु है जो आपकी बॉडी पे लगे हुए हैं, आप बाथरूम में जाकर फटाफट से हल्का ठंडे पानी से आप नहा लें ताकि जितनी बॉडी की गंदगी है वो सब निकल जाए, कीटाणु निकल जाए, चिपचिपापन खत्म हो जाए, रोम छिद्र आपके खुल जाते हैं दोबारा नहाने शाम को दोबारा जब नहाते हैं, स्नान लेते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी ठीक रहती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी जगह पे रहना चाहिए। धूप में निकलने से पहले पानी पी के निकलना चाहिए। सिर को ढककर जाना चाहिए हमेशा। बार बार पानी, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी, ये नहीं एक साथ बहुत सारा पानी, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी हमें पीता रहना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए और दिन में सोना इस टाइम पे अच्छा होता है क्योंकि हमारी एनर्जी का लॉस उसमें कम हो जाता है। अब इसमें अपथ्य व्यवहार क्या है? बस यही जो गर्मी के मौसम है 2 महीने वाले ग्रीष्म ऋतु, इसके अंदर ही यही ऐसा मंथ है जिसमें सोना हमें सही कहते हैं। सोना पथ्य व्यवहार, आहार विहार के अंदर आता है। नहीं तो हर मौसम में अगर आप सोते हैं तो वो गलत आता है कि हमें नहीं सोना चाहिए दिन में, आपके वात पित्त को कुपित कर देता है, आपके जो ये बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अब इसमें अपथ्य विहार क्या है कि हमें अपथ्य क्या है जो हमें नहीं यूज करना चाहिए। अब इसके अंदर आता है कि धूप में नहीं जाना है, आपको परिश्रम नहीं करना है, व्यायाम हो तो बहुत हल्का करना है, सहवास, प्यास को रोकना, रेशमी कपड़े पहनना, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का यूज करना, कॉस्मेटिक्स जो आप बहुत सारी ज्यादा सी यूज कर लेते हैं वो भी नुकसानदायक होती है। ठीक है। प्रदूषित जल का सेवन करना, जल भी अच्छे से या तो आप बॉईल करके पिए या फिर फिल्टर करके उसको यूज करें पानी को, तो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। इन सब चीजों को हमें नहीं यूज करना है। अहितकर है प्रदूषित जल का सेवन। गरम, तीखे, नमकीन और तले हुए पदार्थ। गरम कोई भी चीज एकदम से गरम गरम है। तीखे, बहुत ज्यादा तेज मिर्च वाले, गरम मसाले वाले पदार्थ नहीं खाने। चिकनाई वाले नहीं खाने, तले हुए पदार्थ नहीं खाने, मैदा नहीं खाना है, तेज मसाले नहीं खाने और पचने में भारी पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और शराब का सेवन भी अहितकर होता है, वो भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वर्षा ऋतु। कि अब वर्षा ऋतु में हमारा आहार और विहार कैसा रहना चाहिए। वर्षा ऋतु के अंदर कौन से महीने में आएगा ये? हमारे जो हमारे हिंदी महीने हैं वो हैं श्रावण और भाद्रपद मास। जुलाई और अगस्त के अंदर आते हैं ये दोनों महीने। अब हम अभी तक हमारा था मई और जून, उसके बाद आ गया जुलाई में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो वर्षा ऋतु के अंदर अब हम क्या कौन कौन से महीने हमारे आ रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त के मेन महीने आते हैं जो वर्षा ऋतु के अंदर आते हैं। और इसमें संभावित होने वाले रोगों की जो वो है कि भूख नहीं लगेगी आपको। जो बारिश का मौसम होगा उसमें सबसे पहले भूख कम हो जाती है। और जोड़ों के दर्द, ये जो जितने भी वायु वाले विकार होते हैं, गठिया वगैरह हैं, सूजन है, ये सब चीजें इसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। खुजली है, फोड़े फुंसी हैं, आंखों का आना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, पेट में कीड़े होना है, जो आंख आना होता है कंजक्टिवाइटिस, वो भी हो जाती है। टाइफाइड वगैरह हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं और अन्य कई तरीके के रोगों के होने की संभावनाएं इस मंथ में बढ़ जाते हैं। पथ्य आहार विहार क्या है कि हमें क्या इसमें खाना चाहिए और क्या इसमें हमें नहीं खाना चाहिए। तो पथ्य के अंतर्गत आता है अम्ल, लवण और स्नेह युक्त भोजन। पुराने धान्य, चावल, जौ और गेहूं का उपयोग हमें इसमें करना चाहिए।
ठीक है। मांस, रस, घी और दूध का प्रयोग, छाछ से बनाई गई बाजरा या मक्का की राबड़ी हमको उसमें लेनी चाहिए। कद्दू, बैंगन, परवल, करेला, लौकी, तुरई, अदरक, जीरा, मेथी और लहसुन का सेवन हितकर है इस टाइम पे, कि जो जो चीजें पचाने वाली हैं हमारे खाने को, वो चीजें हमें खानी चाहिए। और जो ठंडे हैं अभी भोजन, अभी गर्म भोजन नहीं बताया यहाँ पे, ठंडा ही भोजन है, मतलब इनकी सबकी तासीर ठंडी है। और लहसुन वगैरह से क्या होगा कि वो आपको पचा देगी आपके खाने को, तो वो भी हमें करना है। मक्के बाजरे की राबड़ी वगैरह जो हम बनाते हैं वो भी बहुत ज्यादा हितकर है, जो दही छाछ वगैरह के साथ में हम खाते हैं। वो भी हमारे को लाइट वेट होती है, जल्दी से पच जाती है, सुपाच्य होती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। पुराना जो भोजन है वो भी हमें खत्म कर देना चाहिए। अम्ल और लवण मतलब ये जो हमें नमका, हल्का नमकीन और खट्टा भोजन हमें खाना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। अब आता है कि संशोधित जल का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो भी आप कुएं, तालाब, बावड़ी से पानी, आजकल तो नहीं होता है, जो नल में पानी आता है हम उसे भी फिल्टर करके पीते हैं। तो अगर फिर भी बारिश के मौसम में ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पानी को बॉईल करके ठंडा करके फिर पीना चाहिए। ठीक है। शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। भीगने से बचें और भीगने पर शीघ्र ही सूखे कपड़े पहने। अगर आप भीग गए हैं इस मौसम में तो तुरंत क्या करना है, एक वॉश करके बॉडी को और फटाफट से साफ सूखे कपड़े पहने, अच्छी तरह से शरीर को पोंछ लें। आपका शरीर एकदम सूखा होना चाहिए, नहीं तो कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। कई तरीके के फंगल इन्फेक्शन इस टाइम जल्दी हो जाते हैं। सूखे कपड़े पहने, नंगे पैर गीली मिट्टी और कीचड़ आदि में नहीं चलना चाहिए। सीलन से युक्त स्थानों से दूर रहना चाहिए और बाहर से लौटने पे पैरों को हमेशा अच्छी तरह से धोकर पोंछ लेना चाहिए, ताकि अंदर गीलापन नहीं रह जाए। तेल की मालिश करना हितकर है। कीट पतंग और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, या फिर हम जैसे कि नारियल तेल भी लगाते हैं तो मच्छर वगैरह थोड़ा कम ही खाते हैं। ठीक है। ये नेचुरल तरीका हो गया हमें बरसात के मौसम में रहने का, किस तरीके से पथ्य व्यवहार क्या बताया गया। अब है अपथ्य, क्या नहीं करना है हमें बारिश के मौसम में। तो उसमें आ जाएगा कि चावल, आलू, अरबी, भिंडी और पचने में भारी आहार और द्रव्यों का प्रयोग हमें नहीं करना है। बासी खाना नहीं खाना है। दही नहीं खानी। दही क्यों होती है? दही हैवी टू डाइजेस्ट होती है। मैंने पहले बताया ना, छाछ का प्रयोग करना, क्योंकि छाछ हल्की होती है, मथने के कारण उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और वो जल्दी सुपाच्य हो जाती है। बासी भोजन, दही, मांस, मछली और अधिक तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, तो हमें तरल पदार्थों का कम से कम में सेवन करना चाहिए। शराब का सेवन अहितकर है। नदी, तालाब के जल का सेवन उचित नहीं है। पानी तो हमें हमेशा प्योर ही पीना चाहिए, बॉईल करके पियो या फिल्टर करके पियो। दिन में सोना, रात में जगना, खुले में सोना, अधिक व्यायाम करना, धूप का सेवन, अधिक परिश्रम, अधिक सहवास, अज्ञात नदी, तालाब, कुएं में स्नान या तैरना अहितकर होता है इस टाइम पे, क्योंकि आपको नहीं मालूम किस तरीके के कीड़े कीटाणु हैं उसके अंदर, किस तरीके के वॉर्म्स हैं, किसके अंडे अगर उसके अंदर हैं तो वो भी हमारे शरीर के अंदर आंख, नाक, कान किसी भी माध्यम से अंदर जाकर के बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। और बहुत तरीके की जो कीड़ों की बीमारी हमें लगती है वो इसी टाइम पे सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है। अब आ गया हमारा शरद ऋतु, कि शरद ऋतु में हमें क्या करना है। मास इनके कौन कौन से हैं? इसका महीने का समय आ जाता है अश्विन और कार्तिक मास के अंदर होते हैं ये। सितंबर और अक्टूबर का महीना आ जाता है इंग्लिश कैलेंडर से। संभावित जो विकार हैं वो क्या है? आयुर्वेद के मत के हिसाब से शरद ऋतु को पित्त का प्रकोप अधिक दिखा गया है। इस टाइम क्या हो जाता है? पित्त का प्रकोप हो जाता है, कि जो गर्मी है वो भी है और सर्दी भी है इस मौसम में, हल्की हल्की। ठीक है ना, बहुत हल्की हल्की सर्दी भी है कि महसूस नहीं होती, पर ठंडक मौसम में होना स्टार्ट हो जाती है। और गर्मी भी है, उमस भरी भी, जो कि आपके शरीर को परेशान करती है। जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक है, पित्त का प्रकोप पड़ जाता है जो कि शरीर में अग्नि का प्रधान कारक है। आपको अंतःज्वर, विकार, रक्त विकार और दाह मतलब जलना, ये छाले वगैरह होना, उल्टी होना, अल्सर, वो सिर दर्द होना, चक्कर आना, खट्टी डकारें आना, जलन होना पेट में, रक्त और कफ के विकार, प्यास बहुत इन सब चीजों से बचाव हमें किस प्रकार से करना है, ये हमें देखना है। इस ऋतु में पित्त प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसकी हमारे ये
कफ की प्रकृति है, किसी की वात की प्रकृति है, किसी की कॉम्बो वाली प्रकृतिज होती हैं, 2 होते हैं, किसी में एक ही होता है, तो सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो अगर किसी की प्रकृति किसी तरीके की है तो इस जो हमारा शरद ऋतु है इसमें पित्त प्रकृति वाले लोगों को ज्यादा कुपित रहते हैं, ज्यादा परेशान वो ही लोग रहते हैं। पथ्य आहार विहार क्या है इसके अंदर? अब हमें हल्का भोजन करना है, पेट को साफ रखना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट प्रॉपरली क्लीन हो, ठीक है। मधुर और शीतल हमें खाना लेना है। तिक्त कड़वा मतलब कड़वा नीम करेला आदि लेने चाहिए इस टाइम पे। चावल जौ का सेवन करना चाहिए हमें। और करेला परवल तुरई मेथी लौकी पालक मूली सिंघाड़ा अंगूर टमाटर फलों का रस सूखे मेवे और नारियल का प्रयोग इस मौसम में हमें करना चाहिए। तो इसमें वो सारी चीजें आ गई जो सीजनल है, उस टाइम पे जो सीजन में अवेलेबल है। इसीलिए हम हमेशा बार बार जो कहा जाता है ना नेचुरोपैथी में आयुर्वेदिक में कि सीजनल फ्रूट खाइए, एक्सोटिक नहीं। ये हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे तरीके के नहीं है और हमारे सीजन के हिसाब से नहीं है। सीजन के हिसाब से नहीं, उनकी प्रकृति भी अलग है। अब होना किसी मौसम का फल चाहिए, खा हम किसी और मौसम का रहे हैं, तो कितना नुकसानदेह है ना। अगर आप रखा हुआ कोल्ड स्टोरेज का खाना खाना ही हो गया, फल खाना ही है, अगर आप उसको खा रहे हैं कितना नुकसानदेह है, कितने टाइम का है, कितनी चीजों के अंदर वो रहा है, किस तरीके से उसको बचा के रखा गया है। क्या आप अपने घर पे कोई भी एक चीज रख दें तो क्या बच जाएगी 4 महीने 5 महीने? नहीं बच सकती ना। तो सेम वही सिचुएशन है कि ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट और सीजनल सब्जियां ही उपयोग में लेनी चाहिए, ठीक है। इलायची मुनक्का खजूर और घी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि पेट साफ रखना है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है घी का, स्निग्धता बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। और इलायची का प्रयोग करें, मुनक्का ताकतवर बनाता है हमको, मुनक्का का प्रयोग करें, पेट भी साफ करता है हमारा। और त्रिफला का चूर्ण अमलतास का गूदा छिलके वाली दालें मसाले रहित सब्जियां गुनगुने पानी के साथ नींबू का रस का सेवन करना बहुत हितकर रहता है। और रात्रि में अगर आप बहेड़े का हरड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हितकर है। आप रात को अगर हरड़ खा लेंगे तो पेट आपका अच्छा साफ रहेगा, गैस खट्टी डकार अफरा वगैरह आपको कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं होगी। तो ये सारी चीजें लेना बहुत ही हितकर रहता है, ठीक है। तेल की मालिश व्यायाम तथा प्रातः भ्रमण और शीतल जो है ये शीतल जल से स्नान करना चाहिए, हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए, रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन करें और चंदन मुल्तानी मिट्टी का लेप बहुत ही लाभदायक इस टाइम पे होता है हमारा, क्योंकि वो जो गर्मी है वो निकल जाएगी उससे और शीतलता प्रदान करेगा और हल्का सा हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखेगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें हमें प्रयोग में लानी चाहिए। अब क्या है कि अपथ्य आहार इसमें हमारा क्या आ गया है? अपथ्य आहार के अंदर हमारा आ रहा है कि मैदे से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं जितनी भी, वो हमें नहीं यूज करनी है। गरम तीखा बासी मसालेदार भारी भोजन और तले हुए तेल पदार्थों का भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। दही मछली का प्रयोग नहीं करें और अमरूद को खाली पेट ना खाएं। अमरूद खाली पेट खाएंगे पेट में दर्द हो जाता है। शाक वनस्पति घी मूंगफली, ये कंद शाक और मूंगफली वनस्पति घी मूंगफली भुट्टे कच्ची ककड़ी दही आदि का अधिक उपयोग न करें। ये सब इसी सीजन में आती है ना, पर इसे कम मात्रा में खाना है। ये सब ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा बहुत खा लिया तो ठीक है और कभी कभी खा लिया तो भी ठीक है, पर ज्यादा मात्रा में डेली इसका नहीं खाना चाहिए। दिन में ना सोएं और मुंह ढक कर ना सोएं और धूप से बचना हमें अनिवार्य है, क्योंकि इस टाइम की जो धूप होती है, बारिश के बाद की जो धूप होती है ना, वो बिल्कुल ही जला देती है स्किन को और एकदम से स्किन को खराब कर देती है। तो ये तो हो गया हमारा अब तक का शरद ऋतु तक आ गया। शिशिर पढ़ लिया हमने, बसंत पढ़ लिया और उसके बाद में हमने पढ़ लिया ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। अब हमारा हेमंत ऋतु आ गया। हो जाएगा क्या? कितने मिनट बाकी है? हम 7-8 मिनट बाकी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। हेमंत ऋतु क्या है? अब ये आती है हमारे मार्गशीर्ष और पौष के महीने में आती है और ये नवंबर और दिसंबर का महीना होता है जिसमें अच्छी वाली ठंड हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो संभावित बीमारियां वो क्या, वातज रोग, जितने भी वात कुपित करने वाले रोग हैं वो आ जाते हैं। श्लेष्मिक रोग है, लकवा है, दमा है, पांवों की बीमारियां फटना है और जुकाम है। ये सारे रोग यहाँ पे आपको दिखाई देने को मिलेंगे हेमंत ऋतु के अंदर।
और ये बढ़ते जाएंगे अगर आप अपना आहार व्यवहार और ऋतु के अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे तो। इसमें पथ्य आहार विहार क्या है? शरीर शोधन हेतु वमन व कुंजलादि करने चाहिए ताकि अपनी बॉडी ठीक हो जाए, और स्निग्ध मधुर और गुरु रमण युक्त भोजन करें। अब हमें स्निग्ध और मधुर भोजन करना है, मतलब चिकना, और अब ये जो हम पाक वगैरह खाना चालू करते हैं ना, पाक गोंद के लड्डू वगैरह ये जैसी सब खाई जाती हैं, पिन्नी वगैरह, ये सब इसी मौसम में खाने का टाइम होता है कि अब आपने नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर दिया और इनको खाना आप चालू कर दो, और इस मौसम में खाओ जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करे। घी, तेल और उष्ण मोगर वगैरह जो खाए जाते हैं, मेथी के लड्डू, च्यवनप्राश, नए चावल आदि का प्रयोग इस मौसम में हितकारी होता है। ठीक है, तो घी तेल वगैरह आप जितना खाएंगे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, चिकनी बनी रहेगी, खुश्की नहीं आएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, और अंदर से भी क्लेंजिंग होती रहेगी। और ये मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, उष्ण मोगर जो बनाते हैं, ये सब बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, इस टाइम पे ताकत प्रदान करने वाला होता है। तेल की मालिश, उबटन, गुनगुने पानी से नहाना, ऊनी कपड़ों का प्रयोग, सिर, नाक, कान, पैर और तलुओं पर तेल की मालिश, गर्म और गहरे रंग के वस्त्र धारण करना, और आग तापना और धूप सेकना इसमें बहुत हितकारी है। मतलब ये सारी ही चीजें वो हैं जो आपको गर्म रखने के लिए उपयोग में की जा रही है ना। अब आप इसमें क्या है, तेल मालिश करो, उपटन करो, आपकी बॉडी और स्किन अच्छी रहेगी। गुनगुने पानी से नहाओ जो कि गर्म पानी है। ऊनी कपड़ों का प्रयोग करो। सिर, नाक, कान अपने ढक के रखोगे सर से, और नाक कान से ही हमें सबसे ज्यादा जल्दी, जैसे ही ठंडी हवा गई और हमें सर में दर्द और ये सारी चीजें चालू हो जाती है ना, ठंड लग जाती है। पैरों के तलुओं वगैरह पे तेल की मालिश करने से वो गर्म रहते हैं और बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली बना रहता है, उससे भी हमें आराम मिलती है। गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी, मतलब गर्माहट आपकी बॉडी के अंदर बनी रहेगी, गर्मी एब्जॉर्ब कर लेता। आग तापना और धूप सेकना दोनों ही फायदेमंद है। दिन में आप धूप में बैठिए और रात को जब शाम होती है या सुबह होती है उस टाइम पे आग तापने का काम करना चाहिए, बहुत ही हितकर रहती है हमारे। हाथ पैर धोने के लिए भी गुनगुने जल का ही उपयोग करें। जूते, मोजे, दस्ताने, टोपी, मफलर और स्कार्फ का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। नंगे पैर इसमें नहीं घूमना चाहिए, तलवों से सबसे पहले हमें ठंड लगती है। ठीक है, तलवे, पैर के तलवे और ये सर हमारा, इससे हमें सबसे ज्यादा ठंडक पहुंचती है हमारी बॉडी के अंदर। अपथ्य आहार विहार के अंदर इसमें क्या आ रहा है, हमारे ठंडे और वायु बढ़ाने वाले वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। नपतला भोजन करना है, बहुत ही पतला भोजन हमें नहीं करना है, पतला हल्का भोजन हमें नहीं खाना है। हैवी भोजन हमें अपना मील, हमारी डाइट होनी चाहिए। दिन में नहीं सोना है और अधिक हवादार स्थान में रहना और ठंडी हवा में रहना हानिकारक है। मतलब जहां तक हो सके थोड़ा अच्छे कम हवा वाले कमरे में, मतलब थोड़े बहुत कहीं से एग्जॉस्ट होता हो, हवा बाहर निकलती हो, मतलब दूसरी गैसेस, गर्म गैसेस बाहर निकलती रहे और ऑक्सीजन आती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बाहर निकलती रहे, इस तरह से थोड़ा वेंटिलेशन हो। और पर वहां ज्यादा हवा का वो नहीं हो। गर्मी में हम क्या कहते हैं, हवादार खुला स्थान, और सर्दी में हो गया कि हवा नहीं आनी चाहिए, ठंडी हवाओं से बचना ही सबसे ज्यादा हितकर है। ठीक है, खुले पांव नहीं रहना है और हल्के सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने, हल्के कलर के कपड़े हमें इसमें इस महीनों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्यों करते हैं, वो ठंडे रहते हैं और वो ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते हैं, तो वो हमें गर्मी में पहनने, ये हमें सर्दी में गर्म कपड़े पहनने, साथ में गहरे रंग के कपड़े पहनने ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके रखें। अभी हमारा ऋतुचर्या हो गई, अब हमारा है आहार संबंधी नियम, वो अब हम मंडे को करेंगे अपना। ठीक है, आज क्योंकि फ्राइडे है तो आहार संबंधी नियम हमारे क्या क्या है वो सब पढ़ के आए और फिर मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है मैम, ये जो हरा सत्तू है ना, सत्तू तो पाउडर होता है, हाँ, तो उसको कैसे यूज करना है? सत्तू का पाउडर गर्मियों में जब हम यूज करते हैं ना, तो सत्तू यूज करने के लिए दो तरीके हैं, मीठा वाला और नमक वाला। मीठा वाला यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर नींबू मिला के थोड़ा जो कच्चा खांड या बूरा होता है या मिश्री का पाउडर होता है उससे डाल के अगर 1 चम्मच 2 चम्मच, बस इससे ज्यादा पाउडर नहीं सत्तू का, और उसे शरबत की तरह बना के पिया जाता है। ठीक है, पानी में? और हाँ पानी में। और ठंडा वाला बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा जीरा पुदीना वगैरह डाल के, काला नमक, नींबू निचोड़ करके पानी में घोल के 1 चम्मच 2 चम्मच काले नमक के साथ में, वो उसे नमकीन वाला यूज करें। मतलब शरबत वाले दोनों फॉर्म है, नमकीन भी, जैसे शिकंजी बनती है तो नींबू की नमकीन भी बनती है, मीठा भी बनती है, तो दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटीन भी बना रहता है बॉडी के अंदर और ठंडा भी रखती है हमारी बॉडी को। मैम, ठीक है, हरड़?
हरड़ तो खाने के अलग अलग तरीके के, अगर जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कितनी हरड़ खानी चाहिए, किस तरीके से खानी चाहिए, और केवल आप पाचन के लिए ही खानी है तो किस तरीके से खानी है, या आंख मुंह धोने के लिए यूज करना है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है तो पानी में भिगो के उसको फिर मुंह वगैरह धोना होता है, सेफेस्ट पार्ट होता है। पर हरड़ थोड़ी ही मात्रा में लेते हैं, सब अलग अलग चीज के लिए मात्रा अलग अलग है। तो जब तो इसकी टाइम तासीर गर्म होती है ठंडी? हरड़ की हरड़ की? ऐसा कुछ उसमें तासीर गर्म तो नहीं होती इसमें, ठंडा ही होता है हरड़, तो गर्म नहीं होती इसकी तासीर। हाँ। ऐसे उसको हम किसी और चीज के साथ मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। जैसे कि अब आप हमने लिया कि दही है, तो वो दही है तो वो गर्म है उसकी तासीर, और पानी में मिला के जब उसको छाछ मथ लिया तो वो ठंडी तासीर हो गई, तो ये चेंज हो गई उसकी तासीर। ऐसे ही है ना, इसकी तासीर हम किसी और चीज के साथ मिक्स कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। पर अगर ऐसे खा रहे हैं तो वो ठंडी है तासीर उसकी, गर्म नहीं है। और जैसे थोड़ी सी हरड़, जब हम 1/4 चम्मच हरड़ रात को ले लें अगर नॉर्मल पानी के साथ में, तो सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है। पेट में दर्द है तो थोड़ा काला नमक अजवाइन के साथ मिला के हरड़ का पाउडर, थोड़ी सी हरड़, थोड़ा 2 चुटकी हरड़ का पाउडर मिला के ले लिया तो वो पेट के दर्द में, गैस अफारे में फायदा करता है। तो अलग अलग तरीके से लिया जाता है, मतलब एक ही वे नहीं है इसका, है ना। ठीक है। मैम इसका पाउडर आता है, ये जो ये ब्लैक कलर की हरड़ होती है वो वाली है? ब्लैक ही होती है हरड़, आप पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हो, घर पे लाके भी कूट सकते हो, जो इतनी सी छोटी सी होती अच्छा, है जो मोटी होती है ना हरड़। वही ना? हाँ, 2 तरह की हरड़ होती है, एक बड़ी हरड़ हरड़ होती है, इतनी बड़ी होती है वो। एक ये छोटी हरड़ होती है, जिसे हम अधिकतर उसमें यूज करते हैं दवाइयों के अंदर, जो छोटी वाली अच्छा हरड़ हाँ। होती है ब्लैक कलर की, है ना। जो बड़ी हरड़ हरड़ होती है उसे सब में नहीं यूज करा जाता है, छोटी वाली हरड़ को सब में यूज करते हैं। ठीक है ना, दवाइयों में, वो मेडिसिनल में वो यूज करा जाता है। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है। अब बस प्रार्थना करा दीजिए, 59 6 बज ही गए, बस फटाफट से कराइए, क्लास लीव करते हैं, है ना? कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद।